साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा और इसमें आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, खासतौर से इतिहास के समान अध्ययन में, चाहे वो प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा हो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं छात्रों के, वो प्रारंभिक परीक्षा में जो इतिहास का नया भाग जोड़ा गया है इसके संदर्भ में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है इतिहास विषय में, लेकिन मुख्य परीक्षा में कुछ बदलाव नहीं है या कि ना के बराबर बदलाव है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं छात्रों से, तो उनमें ये जो पहली यूनिट जुड़ी हुई है, ये जो भारत के इतिहास के अंतर्गत जो ये पहला चैप्टर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियां, रीत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंचमहायज्ञ जैसे ये टॉपिक को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो वास्तव में हम ये सारे टॉपिक पहले प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में देखते थे, लेकिन किस तरह से देखते थे? सतही तौर पर देखते थे। अब उदाहरण के तौर पर ये यहाँ पर इसने प्रश्नावली डाली है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं इसका मतलब यह है प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी, इसकी विषय वस्तु कैसी थी, तो इसके बारे में यहां पर पूछ रहा है। और इसका ही संबंध जो है आगे की ये जो वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आप पहले भी वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ ये वैदिक साहित्य कहलाते हैं। आप इन्हें वैदिक कालीन संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक सतही तौर पर पढ़ा है, लेकिन हो सकता है यहां पर हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़े। इसके बाद षट दर्शन की अवधारणा, जो प्राचीन भारत में 6 दर्शनों की स्थापना की गई थी, तो इन दर्शनों से संबंधित अब आपके प्रश्न थोड़ा सा डीप जाकर पूछे जा सकते हैं, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और फिर उत्तर मीमांसा। ऐसे जो 6 दर्शन है, इनके संस्थापक कौन थे, इनके संदर्भ में यहां से आपकी जानकारी मांगने की संभावना बनती है। फिर इसके बाद स्मृतियां, मनु स्मृति से लेकर जो आगे है नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, ऐसी अनेक स्मृतियां हैं जिनको हम पहले पढ़ते थे, संक्षेप में पढ़ते थे, लेकिन अब हो सकता है यहां पर महत्वपूर्ण स्मृतियों की मोटी मोटी चीजों को आपसे पूछा जाए। फिर सभा समिति, ये वैदिक कालीन संस्कृति से है, गणतंत्र, फिर वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत। जो ये टॉपिक आपके जोड़े हैं वास्तव में जो है इतिहास में पहले बहुत ही संक्षेप में पढ़ा जाता था, केवल हम इनके नामों को और इनके प्रकारों को देखते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको डीप जाकर या गहराई में जाकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। थोड़ा यहाँ पर विशेष रूप से इसे देख लेते हैं। जैसे वर्ण आश्रम व्यवस्था, यहाँ पर 2 व्यवस्थाओं को संयुक्त किया गया है, एक वर्ण व्यवस्था, दूसरी आश्रम व्यवस्था। आपको मालूम है वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई थी। कौन कौन से वर्ण आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंत में शूद्र वर्ण। लेकिन अब यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत है, इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो दूसरी व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति के जीवन को 100 वर्षों का मानकर 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया और चारों भागों को ही एक एक आश्रम के रूप का नाम दे दिया गया है और चारों आश्रम से जो कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया गया है, फिर इनका महत्व। तो कुछ इस तरह से अब आपको वर्ण और आश्रम व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। फिर पुरुषार्थ, आपको मालूम है भारतीय दर्शन में जो व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष माना गया है और मोक्ष के लिए पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अब इनके विषय में, पुरुषार्थों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये समाजशास्त्र में आप मेंस में पहले के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। फिर ऋण और संस्कार, 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है और भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो कुछ ऋणों के साथ होता है, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और इन ऋणों से मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से यज्ञ? तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत, पितृ और नर यज्ञ। तो इस तरह से यहाँ पर पंच महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। तो इसके संदर्भ में जितने भी सैद्धांतिक पक्ष हैं
इन्हें हमें पढ़ने की आवश्यकता अब यहाँ पर हो जाती है। फिर कर्म का सिद्धांत यानी आत्मा के आवागमन का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर, ये आपके बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। कुल मिलाकर हम देखें यहाँ पर तो जो अवधारणाएं नई जुड़ी हैं भारतीय इतिहास में, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाएंगी, कुछ नवीन अवधारणाएं हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, ये सारी अवधारणाएं जो आप लोग को शीघ्र ही अपने टीचरों से मिल जाएंगी। इसके बाद हम यदि इस यूनिट के बाद की बात करें तो सारी चीजें वही हैं जो आप पहले से पढ़ते आए हैं, क्योंकि देखिए कुछ विषय ऐसे हैं कि इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, बल्कि इनमें कुछ टॉपिक को एक्स्ट्रा जोड़े जा सकते हैं। अब प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी व्यवस्थाएं, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता से लेकर प्राचीन एवं मध्यकाल, हड़प्पा सभ्यता से लेकर आप देखें वैदिक काल, प्राक मौर्य युग, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, इसके बाद सल्तनत युग, मुगल काल। तो इस समय की जो भी व्यवस्थाएं थी, राजनीति, समाज, आर्थिक व्यवस्थाएं, और तो इनके संबंध में यहाँ पर पहले से आप पढ़ते आए हैं, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, मुख्य रूप से आपको वास्तुकला और साहित्य पर ध्यान देना है कुल मिलाकर यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आपका जो भारतीय इतिहास है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रवेश करके सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी जो आधुनिक भारत में समाज और धर्म सुधार आंदोलन, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, इनके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बाद सीधे सीधे जो है भारत का इतिहास नेशनल मूवमेंट में प्रवेश करता है। वही जो है जितने भी आंदोलन हुए इनके बारे में जो आप पहले से पढ़ते आए हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, देश की आज़ादी के बाद जितनी भी रियासतें थीं इनका जो एकीकरण किया गया, भारत को एक संघ का रूप दिया गया। और फिर इसके बाद जो यहाँ पर व्यवस्था स्थापित की गई थी, जैसे जो एकीकरण के बाद भारत को, जहाँ तक मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, वो 29 राज्य में विभाजित किए गए थे और इन्हें फिर पूरा 4 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में ये जो है रखा गया था। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपका ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। इसमें जरूर कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मुख्य परीक्षा में देखें तो मुख्य परीक्षा के आपके प्रश्नों के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। जो 3 मार्कर यानी जो पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पहले 3 नंबर के होते थे, अब उन्हें 2 नंबर का किया गया है और इनमें शब्द संख्या 20 ही की गई है। फिर लघु उत्तरीय में आपके जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के 7 नंबर रहेंगे और 60 शब्दों का इसमें आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर हम शब्द सीमा देखें तो 200। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय से एक नंबर घटाया गया है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर घटाकर लघु उत्तरीय प्रश्न में जोड़ दिया गया है। बाकी सारी चीजें वही हैं। और फिर मुख्य परीक्षा में देखें तो मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। देखिए भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक, यहाँ तक पूछा जाएगा। तो सिंधु सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक, यानी आपका पूर्व मध्यकाल के आसपास तक, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, इनके विषय में जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ आपको पढ़नी है। फिर 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। अब यहाँ पर 10वीं हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक ये फर्स्ट इस पे कवर किया है और इसके बाद 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हमें यहाँ पर देखना है। फिर सल्तनत युग एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन, ये आप पहले से पढ़ते आए हैं। और मध्यकालीन संस्कृति, इसके विषय में आप जो है सल्तनत युग और मुगल शासक, यानी जो महत्वपूर्ण शासक हुए इनसे हमेशा से प्रश्न बनते रहे हैं, वही चीज आपको पढ़नी है। इनकी फिर राजनीतिक व्यवस्था और इस समय जो है संयुक्त संस्कृति का उद्भव हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। फिर इसी प्रकार से एक आपकी 3rd यूनिट आती है, ये इकाई 3,
ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, ये आपके पहले सिलेबस में भी था, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, आपको सारी चीजें मालूम है। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, यानी यहां पर कृषक और जनजातियों का विद्रोह। 1857 की क्रांति के पहले हम जितने भी कृषक और जनजाति विद्रोह देखते हैं ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध, ये इनका यहाँ पर, इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। फिर 1857 क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है ना ये, और फिर भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसके नेतृत्वकर्ता। फिर आपका मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। कुल मिलाकर हम देखें तो मुख्य परीक्षा के इतिहास के सिलेबस में मुझे कुछ विशेष बदलाव नहीं दिखाई देता है। तो ये था आपका नया सिलेबस, और आपको आने वाली 2024 की परीक्षा इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा और भी बस इतना ही इतिहास में आपसे डिस्कस करना था। जय हिंद, जय भारत।